हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केजीएस नीट। दोस्तों, नीट 2024 में बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। हार्डली बच्चों 2 महीने के आसपास का समय हमारे पास बचा हुआ है। अब ऐसे समय में कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि सर हमारा ये पोर्शन वीक है, ये पोर्शन स्ट्रांग है, तो क्या हम उस पोर्शन को छोड़ सकते हैं, या फिर अगर हमें पढ़ाई करनी है, या फिर अगर हमें ध्यान ही देना है, तो किस चैप्टर के किस किस पोर्शन के ऊपर सवाल ज़्यादा आते हैं, किस किस पोर्शन के ऊपर सवाल कम आते हैं। ये इस तरह के बच्चों बहुत सारे सवाल हमारे मन में इस समय चलते हैं, क्योंकि ये समय सिर्फ नीट वाले बच्चों की प्रिपरेशन का ही नहीं, 12th वाले बच्चों के इस समय बोर्ड एग्जाम भी हैं। तो कई बार उनके मन में ऐसी भावना आ जाती है कि सर हमारा क्लास 11th नहीं तैयार है, तो सर क्या होगा, मैं क्लास 11th के किन टॉपिक्स को सर मैं कैसे जल्दी जल्दी कवर अप करूं, कैसे कम समय में उनका रिवीजन करूं, इस तरह के बहुत सारे ख्यालात आते हैं। तो बेटा इन सभी सवालों का जवाब हमको मिल सकता है जब हम एक डिटेल्ड नीट की एनालिसिस करें, और डिटेल एनालिसिस भी क्या, पिछले 3 सालों की। तो उससे हमको काफी हद तक आइडिया लग जाएगा कि नीट में क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और पोर्शन वाइज किस तरीके से होता है। इससे हम नीट 2024 के पेपर को काफी हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए चीजों को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से पिछले 3 सालों में नीट के पेपर को फ्रेम किया गया है। देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम बातचीत करें तो बेटा एक चीज इस डेटा को देख करके साफ आती है कि नीट का जो पेपर, नीट का जो एग्जाम है, ये काफी बैलेंस्ड एग्जाम होता है। इसमें किसी भी चैप्टर को बच्चों पूरी तरीके से छोड़ा नहीं जाता है। हर एक चैप्टर से बेटा एक आध सवाल लिया ही जाता है। जैसे कि अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो जहां 2023 में पीसी में 17, ऑर्गेनिक में 17 और इनऑर्गेनिक में 16 क्वेश्चंस आए थे, 2022 में भी 17, ऑर्गेनिक में 18 और इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन थे, और 2021 में 14, 17 और 19 क्वेश्चन थे। तो अगर मैं यहां से एक आइडिया निकालूं, तो बेटा आइडिया साफ साफ यही निकल करके आता है कि सर फिजिकल केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, अब तक के पिछले 3 सालों में तो हम यही समझ पा रहे हैं कि पेपर को बेटा बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाया जाता है। पीसी, ओसी और आईओसी का जो वेटेज है नियर अबाउट बेटा 33% होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप पीसी को 40% तक देख ले, या कभी कभार हो सकता है आप ओसी को 40% देख ले, बट मोर और लेस 40 या 30% के बीच में ही बच्चों चीजें रहती हैं, और बहुत ही बैलेंस तरीके से होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है बेटा? इससे हमको सीख मिलती है कि अगर आप नीट में बेटा अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि नीट का पेपर सर बहुत हाई स्कोरिंग सर पेपर होता है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। जहां आज से बेटा 5 साल 6 साल पहले नीट का कट ऑफ, मतलब 5 साल 10 साल पहले नीट का कट ऑफ 550 रहता था, फिर धीरे धीरे 580 आया, फिर 600 आया। तो इसी तरीके से बेटा धीरे धीरे कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हम कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि सर हमने अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वीक रख दिया, या हमें फिजिकल केमिस्ट्री पसंद नहीं है उसको छोड़ दिया, तो उससे हमारा नीट में सिलेक्शन होगा। बेटा ये जुमलेबाजी होगी, ये सही अप्रोच नहीं होगी। आपको अगर नीट में सिलेक्शन लेना है, आपको अगर बेटा नीट में सिलेक्शन लेना है, तो पीसी, ओसी और आईओसी तीनों में ही सर आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के चलनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा किसी बच्चे के साथ भी नहीं होता कि किसी भी बच्चे के बेटा तीनों ही पोर्शन स्ट्रांग हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन सर वीक है, तो इस वीक पोर्शन में किस तरीके से सर हम प्रिपरेशन करें, किन किन टॉपिक को प्रिपेयर करें, जिससे कि सर हमारी नीट में सिलेक्शन में सर रुकावट ना आए। चलिए इसके बारे में भी चलिए सर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो समझते हैं जरा टॉपिक वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरीके से अब तक नीट में सर बनता रहा है। ठीक है, तो भाई देखिए शुरुआत करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट में जो हम लोग चीजों को अब तक देखते आ रहे हैं, एक क्वेश्चन बच्चों यहां पर रहता है। एक क्वेश्चन अगर रहता है तो हमें किन किन टॉपिक्स को बेटा देखना है। देखिए मोल कंसेप्ट में आप नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन, कंसंट्रेशन टर्म्स जो होते हैं, मोलैरिटी, इनकी सर आप नॉलेज रखिए। परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें कि हमें इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके बारे में कई बार सवाल आ जाते हैं, बहुत ही इजी सवाल होते हैं। और स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, सर स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशन, जिसमें कि बेटा हमको यील्ड, लिमिटिंग रिएजेंट, इसके ऊपर सवाल होते हैं। बेटा यकीन मानिए ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। नीट में जो सवाल होते हैं, मैंने बच्चों को मैं
पिछले 10-12 सालों से गाइड कर रहा हूं, तो मुझे बस इतना पता है कि बच्चे को अगर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह लगाना है, तो सवाल बेटा काफी डुएबल होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। आपको बहुत ज्यादा जेई की तरह बेटा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में बेटा आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स हो या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या आयन इक्विलिब्रियम हो, बहुत एक्सट्रीम लेवल के बेटा सवालों पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कौन सा फॉर्मूला किस जगह अप्लाई होता है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर रहती है तो इससे आपका काम हो जाता है। तो बेटा अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो प्लीज उस वीक टॉपिक को कभी भी पूरा मत छोड़ना, उसमें से बेसिक चीजों को, कौन कौन सी बेसिक चीज, जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, यील्ड का फॉर्मूला, लिमिटिंग रीजन का फॉर्मूला, इन बेसिक चीजों को अगर आप देख के जाते हो तो सवाल आपका बेटा रुकता नहीं है। इसी तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम जाएं तो सर क्वांटम नंबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है वो, एन एल एम इन सब की बेटा वैल्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा वो सवाल पूछता है। उसके अलावा थोड़े बहुत फोटो इलेक्ट्रिक के ग्राफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको सर आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह की नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और बोर मॉडल के स्पेक्ट्रम वाला जो कंसेप्ट होता है, एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम, लीमन सीरीज की मिनिमम फ्रीक्वेंसी, बामन सीरीज की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इस तरह के सवालों को भी आप थोड़ा सा अगर आप लुकआउट करेंगे तो आप नीट के सवालों में बेटा आपको दिक्कत नहीं होती है। रिडॉक्स रिएक्शन काफी बढ़िया और स्कोरिंग पोर्शन रहता है। रिडॉक्स रिएक्शन से भी हम बेटा एक ही सवाल एक्सपेक्ट करते हैं, और इसमें बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन हमारे लिए सर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ रहा है। और थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर के कंसेप्ट को आप देख लीजिएगा। इसी तरह से बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम बच्चों को बहुत टफ लगता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, आयन इक्विलिब्रियम कैसे होगा। बेटा एक बार जरा पीवाईक्यूज थोड़ा सा देखो, तो एक बार जरा टीचर की बात को तो सुनो, एक बार बेटा हम लोग के लेक्चर को तो देखिए आकर के, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कितना ईजी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है बेटा, सिर्फ और सिर्फ के और आर क्यू का कंसेप्ट है। आपने अगर के और आर क्यू की सर केमिस्ट्री को समझ लिया, सर पूरा इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन में मैं तो बच्चों को सिखा देता हूं, ऑल रिवर्सिबल रिएक्शंस हैव टेंडेंसी टू रीच टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। बेटा इस लाइन के अंदर पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर समाहित है, तो बस इस लाइन को समझ लीजिए, बहुत ईजी सवाल होते हैं। रिएक्शन को उल्टा पलटा करने में के में क्या चेंजेस होते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं, बहुत ही सर ड्यूएबल सवाल हैं। तो सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही मुझे तो सर सवाल दिखते हैं, बहुत ही डुएबल सवाल होते हैं। के और आर क्यू के सवाल सर बहुत ही डुएबल सवाल हैं। आप सर थोड़े बहुत सवाल तो देखिए, क्यों इतना हाई फाई जाने की जरूरत है सर, किसी भी चैप्टर को पूरा मत छोड़िए, बेसिक चीजों को सर कवर अप कर लीजिए, आपकी चीजें बहुत अच्छी होंगी। इसी तरह से आयन इक्विलिब्रियम, बच्चों को बहुत डर लगता है, अरे बेटा सवाल सिर्फ और सिर्फ बेसिक बफर का आ रहा है, बस बफर सोल्यूशन पहचानो सर, बस बफर सोल्यूशन पहचानिए, बफर सोल्यूशन पहचान लेना बस आपको, वीक एसिड और उसका सॉल्ट, वीक बेस और उसका सॉल्ट। अगर हम वीक एसिड में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कैसा डालना है, थोड़ा कम डालना है, तो सर बफर बन जाएगा। हल्की सी अंडरस्टैंडिंग करिए सर, बहुत ज्यादा हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानिए जो लास्ट के बेटा जो 60-70 दिन बचे हुए हैं, इनमें अगर हम थोड़ा सा बेटा स्मार्टली अगर वर्क करें, चीजें 100% बच्चों डुएबल होती हैं, नो मैटर आप किसी भी स्टेज पे हैं, बस गिव अप मत करिएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सर, बफर सोल्यूशन को बस पहचान लीजिए सर, सॉल्ट के बिहेवियर को पहचान लीजिए, कौन आर्हीनियस एसिड है, कौन ब्रॉन्स्टेड बेस है, कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा, बस इतना ही तो वो पहचानने को बोल रहा है, और क्या आपसे कोई हाई फाई चीज पूछ रहा है वो। तो थर्मोडायनेमिक्स पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स कहने को तो बहुत बड़ा चैप्टर है, जेई मींस एडवांस में तो सर बहुत एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं, लेकिन यहां पे वो क्या पूछ रहा है, सिंपल सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में जो वर्क डन के सीधे सीधे फॉर्मूले होते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वहीं पर वो पूछ रहा है। फर्स्ट लॉ में सीधे सीधे सर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होगा, सीधे सीधे इस तरह की चीजें पूछ रहा है वो। तो बेसिक फर्स्ट लॉ सर, बेसिक फर्स्ट लॉ, बेसिक फर्स्ट लॉ बहुत ही बैलेंस चैप्टर बनाता है बच्चों, बहुत ही बैलेंस क्वेश्चन पेपर होता है नीट का। चाहे मैंने 2023 के पेपर को डिस्कस करूं आपके साथ, 22 को, 21 को, या फिर आप कोई सा भी पेपर उठा लो, सब कुछ बेटा बहुत ही बैलेंस्ड है। और उसको अपना डोमेन पता है, नीट वाले को अपना डोमेन पता है कि हमें इसके बाहर नहीं जाना, ये बहुत ही उसकी खूबसूरती है। इसके लिए उनको वाकई में बेटा तारीफ करना चाहिए, जो भी लोग नीट की पेपर्स डिजाइन करते हैं वो। तो बेसिक बच्चों फर्स्ट लॉ,
डेल्टा एच का बच्चा बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा जी का बेटा बेसिक फॉर्मूला, डेल्टा एस का सर बेसिक फॉर्मूला, इन सब के सर बेसिक फॉर्मूला ही बस वो पूछ रहा है। कोई भी बेटा एक्सट्रीम जगह पे नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन पढ़ना भी है और उसको सॉल्व भी करना है और ऑप्शन भी मार्क करना है, तो कैसे वो एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है? थर्मोकेमिस्ट्री के साथ सर बड़ा अत्याचार हो रहा है सर, कई सालों में सर थर्मोकेमिस्ट्री को निगलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये अब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब फिजिकल केमिस्ट्री से कई चैप्टर्स को हटा दिया गया है। कई बच्चे पूछते सर हटे हुए चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए क्या? अरे बेवकूफ हो क्या मेरे भाई, वैसे ही इतना विशाल का सिलेबस है, चैप्टर वाले को, एग्जाम वाले को आपको गिराने के लिए, आपसे पूछने के लिए बहुत भरमार है। अरे वो थर्मोकेमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से अब तक सवाल नहीं पूछ पा रहा था, अब पूछेगा वो। सरफेस केमिस्ट्री में जो 2-2 सवाल आते थे, अब उसकी जगह थर्मोकेमिस्ट्री के 2-2 सवाल आएंगे। सिंपल डेफिनेशन को बच्चों याद रखिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कौन सी इक्वेशन होती है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन में कौन सी इक्वेशन होती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या सीन होता है? बस बेसिक चीजें, बस और कुछ नहीं। कभी भी बेटा वो इन सब के अगेंस्ट नहीं गया है, इन सब के अलावा वो नहीं गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो नस्ट इक्वेशन को बहुत पकड़ रहा है। नस्ट इक्वेशन आप सॉल्व कर लेते कि नहीं सॉल्व कर लेते हैं? आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेते कि नहीं निकाल लेते? सिंपल सी चीज पे वो बहुत पकड़ रहा है। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन सर, मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले, मोलर कंडक्टेंस के फॉर्मूले पूछ रहा है सर, कंडक्टेंस के फॉर्मूले पूछ रहा है सर, कप्पा के फॉर्मूले पूछ रहा है, बस बेसिक चीजें। ठीक है, इस पे बच्चों हमको 2-2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार उससे 2 सवाल वो पूछ रहा है वो। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों नीट वाले बच्चों की दुखती रख है, ये जानते हैं वो लोग। थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है तो नीट वाले बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, कई बार उनके सवाल बहुत लंबे हो जाते हैं, तो केमिकल काइनेटिक्स कई बार बच्चे छोड़ देते हैं। बच्चों ऐसा मत करिए। 0 ऑर्डर के फॉर्मूले, फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले और आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला, बस इतनी ही चीजों में बेटा वो आपसे स्टिक कर रहा है और इसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं जा रहा है। 0 ऑर्डर के फॉर्मूले, टी हाफ के का फॉर्मूला 0 ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ, टी 75%, ये सब पूछ लेगा वो आपसे। और आर्हेनियस इक्वेशन में कि किस तरीके से बेटा टेम्परेचर को अगर हमने 300 से 350 किया तो के की वैल्यू में कितना इंक्रीज डिक्रीज होगा, इसी तरह के सवालों में वो स्टिक कर रहा है। सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर बहुत स्कोरिंग होता है बेटा, बहुत स्कोरिंग होता है और ये हर बच्चे का सर स्ट्रांग होता है। सर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लास 12 का सर सबसे पहला चैप्टर होता है और हर बच्चा शुरुआत में बहुत मन लगा के पढ़ता है, तो ये चैप्टर सर हर बच्चे का स्ट्रांग ही होता है। तो इसमें मुझे आपको नहीं बोलना है कि सर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है, ऑलरेडी हर बच्चे का ही स्ट्रांग ही होता है। सॉलिड स्टेट पे वो बहुत सवाल पूछा करता था, एफसीसी लैटिस में बेसिक चीज, NaCl के लैटिस में बेसिक चीज, अब तो सर ये हट गया है। अब ये जो सॉलिड स्टेट से एक सवाल हटा है, सॉलिड स्टेट पढ़ने का नहीं है सर, डिफेक्ट्स वगैरह के ऊपर सवाल अब नहीं पढ़ने का सर, आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो यार, बच्चों को सॉलिड स्टेट पढ़ने के लिए कौन बोलता है यार? कुछ यूट्यूबर्स को मैंने देखा सर ऐसा कर रहे हैं कि अरे गलत चीज है भाई, जो चीज सिलेबस से हट गई वो आपकी लाइफ से हट गई सर, जो बचा हुआ है जो सिलेबस के अंदर उसमें पढ़िए सर, उसमें समय दीजिए। और यकीन मानिए आपके पास समय जब पढ़ने जाओगे तो कम ही बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा, तो क्यों फालतू में डिलीटेड चैप्टर्स पे जाओगे? सर स्टेट्स ऑफ मैटर में सर गैसियस इक्वेशन को बस याद रखिए, पीवी बराबर एनआरटी तो पढ़ना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, लेकिन क्या हमको रियल गैस इक्वेशन पढ़ने की जरूरत है? आंसर है नो नेवर नॉट। क्या हमको बॉयल्स टेम्परेचर याद करने की जरूरत है? आंसर है नो नेवर नॉट सर। क्या हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ऊपर 1 से नीचे कब होगा याद करने की जरूरत है? आंसर है नो नेवर नॉट। बेवकूफी है, तो प्लीज ऐसी बेवकूफी मत करिए बच्चों। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड स्टेट के सवाल जो कम होंगे ये कहां पे आएंगे? 100% बच्चों ये इंक्रीज होंगे थर्मोकेमिस्ट्री में, 100% बच्चों ये इंक्रीज होंगे इक्विलिब्रियम में, 100% बच्चों यहीं पर ही चीजें होंगी। 100% से मेरा मतलब है कि बेटा आपको ध्यान थोड़ा सा इन पे अब ज्यादा दीजिएगा, ठीक है? ये चीजें बच्चों, तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि सर नीट में सेलेक्ट होना और आप ये सोच रहे हैं कि सर हम कुछ चैप्टर्स को छोड़ के चले जाएंगे, तो बच्चों बुरा मत मानिएगा। तैयारी मैंने भी की है अपने सिलेक्शन के लिए, जेई के लिए, और 10 सालों से 12 सालों से बच्चों को पढ़ाते हुए आ रहे हैं।
आज तक तो मैंने कभी ऐसे बच्चे को नहीं देखा जो कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ करके चला गया और सोचा नहीं भाई बहुत ही बैलेंस पेपर आता है और एक एक नंबर पे सर आपका बहुत क्रूशियल एक एक साल सर चला जाता है। तो प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। हाँ, कोई चैप्टर अगर वीक है तो उसके सर बेसिक चीज़ों को सर जरूर याद रखना, बेसिक फॉर्मूलों को जरूर याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डुएबल क्वेश्चन ही सर आते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब जरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं एक मतलब मल्टीपल चैप्टर्स के तौर पे नहीं देखता हूं, 2 चैप्टर्स के तौर पे देखता हूं। एक होता है क्लास 11 का शुरुआती पोर्शन जिसमें कि सर नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जीओसी का कंसेप्ट होता है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। और बेटा एक होता है फिर हमारा हाइड्रोकार्बन, एल्किलाइड, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीन्स का पोर्शन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो सवाल होते हैं, जैसे अमीन की प्रिपरेशन का सवाल है तो उसमें 3-4 रिएक्शन जोड़ करके देगा वो। जैसे कि शुरुआत में अमीन ले लिया, फिर उससे डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, फिर डाइजोनियम सॉल्ट में उसने कुछ डाल दिया, फिर उसके बाद उसमें उसने ग्रिग्नार्ड रीजन बनाया। इस तरह से 3-4 रिएक्शन को जोड़ करके सवाल लेता है। तो यहां पर बेटा चैप्टर वाइज सेग्रीगेशन थोड़ा मुश्किल होता है। हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि सर आप कंप्लीट रिएजेंट बेस स्टडी को याद रखिए, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक साथ पढ़िए, सारे रिड्यूसिंग एजेंट को एक साथ पढ़िए, ग्रिग्नार्ड रीजन की सारी रिएक्शन एक साथ याद कर लीजिए, एल्कोहल की सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को एक साथ याद रखिए। तो चार्ट बेस्ड स्टडी काफी काम आती है। एल्कोहल बनाने की कितनी रिएक्शन सबको एक पेपर में लिख लीजिए, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कितनी रिएक्शन सबको एक पेपर में लिख लीजिए। इस तरह से पढ़ाई करने पे आपके जहन में रिएजेंट के एप्लीकेशन की अच्छी सर मेमोरी बस जाती है, और यही चीज को नीट वाला टेस्ट करता है। बच्चों ध्यान रखना, बहुत एक्सट्रीम में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैंने आज तक सर नीट में कभी इस तरह का सवाल नहीं देखा कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपसे वो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछ रहा है। नो, नेवर नॉट सर, ये जेई में चलता है सर, एडवांस में चलता है। तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे बेटा जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, बेसिक चीजों को पढ़िए। जैसे नॉमेनक्लेचर सर बहुत ही स्कोरिंग होता है, इसमें मैं क्या बताऊं, हर बच्चे का सर ये स्ट्रांग ही रहता है, इसमें कुछ भी बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइसोमेरिज्म अब तक सर निगलेक्टेड चल रहा था, आइसोमेरिज्म सर 2-3 सालों से काफी निगलेक्टेड चल रहा था, लेकिन अब जो पॉलीमर का सवाल हटेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का सवाल हटेगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल हटेगा, अब इनकी जगह पे सर आइसोमेरिज्म बढ़ेगा। और आइसोमेरिज्म में क्या बढ़ेगा सर, जीआई वो पूछेगा आपसे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बताओ कहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, कहां पे नहीं होगी, सीधी सी बात। आपसे कायरलिटी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछेगा, बताइए इनमें से कौन इनैंशियोमर है, कौन डायस्टीरोमर है। तो बेसिक डेफिनेशन आप बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में याद रखिए। रेसमिक मिक्सचर किसको कहते हैं, इनैंशियोमर्स किसको कहते हैं, कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन पहचानने का तरीका क्या है, जीआई कब होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी। इससे सर नीट में चीजें बढ़िया से हो जाती हैं, कुछ भी चीज पूरी तरह से छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर जीओसी तो हमारा सर देखिए बाप ऑफ एवरीथिंग है सर, जीओसी तो हमारा सर बाप ऑफ एवरीथिंग है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बाप ऑफ एवरीथिंग है सर, 2 क्वेश्चन उसके ऊपर 100%। जब मैं पीवाईक्यूज को स्टडी कर रहा हूं सर, एरोमेटिसिटी पे बहुत पूछ रहा है वो, बताइए एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से, काफी ज्यादा पूछ रहा है वो। इसके अलावा एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये पूछेगा आपसे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की नॉलेज बहुत जरूरी है कि किस ग्रुप का क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, +M +I, -M -I, इतनी चीजों को अगर आप याद रख लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड काफी ज्यादा सर उसने पीवाईक्यूज में पूछा हुआ है, रीसेंट पीवाईक्यूज में। एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा नहीं, लेकिन अब जब कुछ क्वेश्चंस कम हुए तो कन्वेंशनल जो जीओसी के क्वेश्चंस होते हैं वो 100% बढ़ जाएंगे सर, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो बिना समझे आप कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ सकते हो, ये तो सर आगे के लिए बहुत आवश्यक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर हो गया, एल्किलाइड हो गया, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इनमें प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, आप चार्ट बनाइए सर, आप चार्ट बनाइए। कौन कौन से सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस है, बस काम खत्म, गेम ओवर। बस बेटा काम खत्म, गेम ओवर, ये चीजें। मैं आपसे बहुत ज्यादा सर स्ट्रेस करूंगा कि आप बेटा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्यूरिफिकेशन मेथड पे सर थोड़ा सा ध्यान रखिए सर। ये चैप्टर सर आपकी स्टडी मांगता है, क्योंकि ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है सर, बहुत ही डीप चैप्टर है सर। आप इसको अगर आप सर्च करेंगे सर, इसके ऊपर बहुत इनॉर्मस आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिल जाता है, बट प्लीज इसमें बेटा थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और साल मतलब कुछ निकट वर्षों में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा सर इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी वेटेज बढ़ गई है। और ये अभी गारंटीड एक सवाल आ रहा है, जेंडाल मेथड, लसाने टेस्ट, इन सब के ऊपर सर काफी सवाल बन रहा है। जेंडाल मेथड,
लसाने मेथड, काफी ज्यादा सर इसके ऊपर सवाल बन रहे हैं, तो इस पे सर आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा बेटा प्यूरिफिकेशन जो टेक्निक्स है उन पे भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इस पे सर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करिए। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मुझे बायोलॉजी वाले बच्चों को कोई बताने की जरूरत नहीं, उनका बायोमोलिक्यूल चैप्टर टीचर से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल मुझे कोई डर नहीं कि भाई बच्चों का बहुत अच्छा तरीका ही होता है, बस थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री को याद रख लेना, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री है उसमें बहुत ही बढ़िया सर आइसोमेरिज्म का जो कंसेप्ट है, एनोमर, एपीमर, और जो कार्बोहाइड्रेट की केमिकल रिएक्शन है ब्रोमीन वाटर के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, सर वो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा प्रोटीन, प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वाइटामिन, वो सब तो हमारे बच्चों का बहुत अच्छा तैयार होता है सर। डीएनए, आरएनए, वो सब आपका बहुत अच्छा तैयार है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, बच्चों का बहुत भी बढ़िया तैयार रहता है, ठीक है। पॉलीमर चैप्टर मत पढ़ना बेटा, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मत पढ़िए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री मत पढ़िए। पॉलीमर चैप्टर में अगर आप पढ़ना चाहो थोड़ा सा बेटा कैटलिस्ट को पढ़ लेना, क्योंकि कैटलिस्ट वगैरह है ना, जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट वगैरह है, वो सर वो कभी भी डी ब्लॉक के अंदर डाल करके पूछ लेता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर डाल करके पूछ लेता है, वो सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कैटलिस्ट वगैरह से नीट वालों को काफी है। होमोजीनियस कैटालिसिस, हाइड्रोजीनियस कैटालिसिस सरफेस केमिस्ट्री में हुआ करता था, लेकिन वो कुछ ऐसा चैप्टर है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो सर डी ब्लॉक में भी जा सकता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जा सकता है। अभी जेई मेन 2024 में भी सर वो काफी बना हुआ है सर कैटलिस्ट के ऊपर क्वेश्चन, तो उसको सर थोड़ा सा ध्यान रखना। जिगलर नाटा कैटलिस्ट हो गया, विल्किंसन कैटलिस्ट हो गया, ये बहुत पिछले मतलब सदियों से इनके बारे में बहुत पूछा जाता है, इनको थोड़ा सा पढ़ाई कहीं पर भी आपके नजर आए, जैसे कि पी ब्लॉक में पढ़ते समय कहीं नजर आ गया, कहीं पर भी आ गया, तो उनको सर अलग से सेपरेटली लिख लेना, इनको इग्नोर मत करना, ठीक है। ये चीजें, तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं इनमें बेटा कैसे करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हैं, केमिकल रिएक्शन चार्ट बना लीजिए सर, फिनॉल बनाने के ये सब तरीके, क्यूमीन्स मेथड हो गया सर, हमने क्या कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में पानी डाल करके हो गया, इस तरह से जितने भी मेथड्स हैं उन सबको एक जगह बेटा आप जॉट डाउन कर लेना, और उसको सर उस चार्ट के द्वारा सर स्टडी करोगे, बहुत ही सर आपको फायदा होगा। इस तरीके से आप बहुत फास्ट रिविजन कर सकते हो। हम तो बच्चों को हमेशा कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए 50 बार रिवीजन करो। अब 50 बार रिवीजन तुम अपनी इतनी मोटी कॉपी की नहीं करोगे, बल्कि हर एक चैप्टर को 2 पेज के अंदर सर समाहित कर लीजिए, सारी रिएक्शन को 2 पेज के अंदर सर समअप कर लीजिए। बहुत डेप्थ वाली रिएक्शन तो वो पूछ नहीं रहा आपसे, बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, LiNH4 क्या करेगा, NaBH4 क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड रीजन में सर CO2 डालेंगे क्या होगा, बेसिक चीजें वो पूछ रहा है, उनको मत छोड़ करके जाइए, क्योंकि फिर यही लगता है कि यार थोड़ा सा पढ़ देते सिलेक्शन हो जाता है इस साल, वो फीलिंग सर बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। ये चीजें चलिए सर थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देख लेते हैं। हालांकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे भाई यूपी सर, उज्जवल पीयूष सर आपको बहुत अच्छे सर गाइड करेंगे, लेकिन जो मैंने जो अभी 3 सालों के पेपर को जो एनालिसिस करके जो पाया है वो आपके साथ सर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बातचीत करें सर, एनसीईआरटी की लाइंस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सर। हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनकी एक एक लाइन के ऊपर से सर वो सवाल पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज के ऊपर से सवाल पूछ रहा है, तो यहां पे सर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और आप जैसे हमारे जो उज्जवल पीयूष सर हैं, आप उनके लेक्चर्स को आप फॉलो करिए, बहुत ही सर आपको फायदा होगा, क्योंकि वो टीचर का जो एक्सपीरियंस होता है कि वो एनसीईआरटी की लाइंस को आपके लिए बहुत इजी तरीके से एक्सप्रेस करता है, वो आपके लिए सर बहुत फायदा हो जाता है कि इतना बड़ा एनसीईआरटी में से इतनी सारी लाइन में से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें। तो थोड़ा सा बेटा गुरु की शरण में जाइएगा, वो आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, एनसीईआरटी के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत ज्यादा हाईफाई केमिस्ट्री कभी नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेगा वो। पीरियोडिक टेबल चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स वगैरह हैं उन पे बेटा ध्यान दीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन, इन पे सर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफी पूछता है वो। नॉमेनक्लेचर ऑफ 100+ एटॉमिक नंबर वाले बंदों को कभी पूछ लेता है कि 118 वाले का नॉमेनक्लेचर बताओ क्या होगा, ये सब चीजें पूछ लेता है वो, इन पे ध्यान दीजिए सर थोड़ा सा। केमिकल बॉन्डिंग तो सर पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पूरी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग है। एमओटी के ऊपर से हर साल सवाल पूछता है वो, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है किसका कम है, कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है, बहुत पूछता है। वीएससी पीआर थ्योरी,
VSEPR थ्योरी, बॉन्ड एंगल, लोन पे रिपल्शन, कहाँ पे कितने लोन पेयर हैं, इन सब पे बारे में बहुत पूछते हैं। तो ये दोनों चीजों पे काफी सवाल बनते और हम एक्सपेक्ट करके 2024 में भी इन्हीं पे ही सवाल बनेगा। हाइड्रोजन हट चुका है, एस ब्लॉक हट चुका है, पी ब्लॉक पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन बेटा पी ब्लॉक जितना भी अब तक है बहुत पूछा जाता है। पी ब्लॉक नीट में बहुत पूछा जाता है। क्लास 11 का पी ब्लॉक, ग्रुप 13 14, क्लास 12 का पी ब्लॉक, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर फैमिली, हेलोजन फैमिली, इंटर हेलोजन कंपाउंड, नोबल गैसेस, काफी पूछता है सर पी ब्लॉक। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा सर ध्यान रखिए। क्लास 12 वाले बच्चे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पी ब्लॉक की तैयारी कर रहे हो बेटा, वो आपको नीट में बहुत काम आएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सर अगर हम बातचीत करते हैं, डी ब्लॉक की सर अगर हम बातचीत करते हैं, तो सर यहां पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कहां पे एफ ब्लॉक में किसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, K2Cr2O7 KMnO4 की रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हर साल ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका वैलेंसी फैक्टर, इनकी रिएक्शन I2 को किस में ऑक्सीडाइज करेगा सर, बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सर नॉमेनक्लेचर के ऊपर वो हर बार सवाल पूछ रहा है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सर हर बार सवाल पूछ रहा है वो आपसे। इसके अलावा बेसिक जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जिसके द्वारा आपको आपसे वो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पूछता है, उसको सर थोड़ा सा देख लेना कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम की पेयरिंग करनी या बिना पेयरिंग, कब होगी पेयरिंग, कब नहीं होगी पेयरिंग, और उसके बाद उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, इतना सर आप ध्यान रखिए, सर आपका काफी बढ़िया सा तैयारी हो जाती है। मेटलर्जी सर हट चुका है, एस ब्लॉक सर हट चुका है, हाइड्रोजन हट चुका है, तो इनको बेटा पढ़ने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रखिए, मैं आपको बेटा अभी बोल रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे सर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक दे आर गोइंग टू बी सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक हमेशा होते रहे हैं, आगे भी सर होते रहेंगे, लेकिन हाइड्रोजन एस ब्लॉक के बाद सर्टेनली बेटा डी ब्लॉक का वेटेज बढ़ जाएगा। ये चीजें हैं। तो ओवरऑल जो हमारे पास जो नटशेल में बेटा जो समरी निकल करके आती है कि हमें क्या करना है, तो देखिए समरी ये निकल करके आ रही कि सर नीट में फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक को सर बहुत ही बैलेंस तरीके से मैंने सर आपको पूरे क्वेश्चन वाइज सर एनालिसिस बता दी। किसी भी टॉपिक को सर छोड़ करके मत जाइए, उसमें सर बेसिक चीजों को पढ़ लीजिए। लोग जो कहते हैं सर केमिकल इक्विलिब्रियम टफ है, आयन इक्विलिब्रियम टफ है, थर्मोडायनेमिक्स टफ है, बेटा आप सवालों के लेवल को देखिए, बहुत ही बेसिक है। बेसिक फॉर्मूला सर आपको हर चीज के आने चाहिए। डेल्टा जी का फॉर्मूला सर आपको पता होना चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं जानी है, आपको सर रिवीजन के लिए एक एक पन्ने के सर नोट्स बनाइए। सर एल्कोहल बनाने के सारे तरीके, सर पूरा रिएक्शन चार्ट बना लीजिए, इससे बना सकते, उससे बना सकते, इससे बना सकते हैं। एल्कोहल में ये रिएक्शन होती है, ऐसा करने पे मार्कोनिकॉफ, ऐसा करने पे एंटी मार्कोनिकॉफ, डायजोनियम सॉल्ट में ये। इस तरीके से अगर आप बेटा अभी चार्ट बना रहे तो यकीन मानिए सर आगे आने वाले दिनों में जब प्रेशर आपके ऊपर एनहांस होगा, आपको लगे सर मैं कैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर पढ़ूंगा, आपके पास आपके एक पन्ने का नोट्स है, आपने उसको देखा, आपने पूरी रिएक्शन सर आपने रिवाइज हो गई और आपके ऊपर से सारा का सारा प्रेशर सर छूमंतर हो गया। तो यही सर तरीका था, यही सर मेरा इस वीडियो को बेटा बनाने का पूरा मकसद था कि सर आपको रियलिटी से सर अवगत कराना। उम्मीद करते हैं हमारे क्लास 11th के बच्चे जो 12th में आ रहे हैं वो इस वीडियो से काफी हेल्प लेंगे कि भाई क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। 12th वाले बच्चे जो बहुत ज्यादा सर डरे हुए हैं कि सर 11th की चीजें हमारी नहीं रिवाइज हैं, तो उनमें किन किन चीजों को सर आप किस किस चीजों को सर आपने देखना है, उससे आपको सर काफी हेल्प मिलेगा। और हमारे बहुत सीरियस ड्रॉपर वाले बच्चे, प्लीज बच्चों ध्यान रखिएगा, तीनों चीजों पर सर कमांड बना करके चलिए, आपका नीट में 100% बढ़िया सिलेक्शन होगा ही होगा। तो सर इसी के साथ मैं विनीत द्विवेदी इस वीडियो में सर लेता हूं आपसे इजाजत, और इस चीज के साथ सर आपको वादा करता हूं कि हमारी पूरी टीम पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ अंतिम मोमेंट तक सर आपकी इस लड़ाई में आपके साथ बने रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।